ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम 71 सेट प्राप्त करना। अंततः ज़ेरास ऊंची इमारतों के सामने पहुंचा। उसने देखा कि कई नए कैडेट अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उस जगह से अंदर बाहर आ जा रहे थे। ज़ेरास धीरे धीरे इमारत में घुसा और अंदर मौजूद अलग अलग कमरों के बारे में नोट करता रहा, जिनमें से प्रत्येक में कैडेटों के लिए अपनी अपनी गतिविधियां थीं। वह गलियारे से बिना किसी दिशा निर्देश के चला गया, बस क्विन को डायल करने से पहले आसपास के माहौल को देखना चाहता था। तभी अचानक से वह आया। अरे ज़ेरास, यहाँ ऊपर। ज़ेरास ने आकृति को देखने के लिए मुड़कर देखा और अजीब तरह से वह ड्रैगन बॉय वोनेक था। बहुत समय हो गया वोनेक। मुझे लगता है कि एक रात हो गई, ज़ेरास ने कहा, जिससे वोनेक के मुंह से हंसी निकल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम आखिरकार माइनर ट्रेनिंग एरिया में आ गए। तुम शायद इस जगह पर आने वाले आखिरी कैडेट हो जो एक हफ्ते से यहाँ उपलब्ध है। वैसे भी क्विन वहाँ पर है, अपना सेट पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। इससे मैं हैरान हूँ, वोनेक ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ क्विन को टाइल वाली जमीन पर लगातार अपने पैर थपथपाते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि वह हर सेकंड के साथ अपनी घड़ी देख रहा था। ओह, मुझे 1 मिनट के लिए उससे मिलने दो। अरे क्विन, ज़ेरास ने उसे चिल्लाकर कहा, क्योंकि काले चश्मे वाले लड़के ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। क्विन ने उसे देखते ही तुरंत उछलकर राहत की सांस ली। हाँ, तुम आखिरकार आ गए। मुझे पता है तुम आओगे। अरे चलो इसे लेते हैं। वे तुरंत बड़ी संरचना के दूसरे क्षेत्र की ओर चले गए और कुछ मोड़ के बाद आखिरकार एक छोटी सी दुकान के सामने पहुंच गए। दुकान को बस लाल रंग से रंगा गया था, जो इमारत का ही रंग था। ज़ेरास ने यह भी पाया कि लाल रंग ईआईए का विशेष पसंदीदा रंग लगता है, क्योंकि उनकी वर्दी और संरचनाएं भी अगर रंगी जाती हैं तो हमेशा लाल रंग की होती हैं। ईआईए की वर्दी पहने एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी काउंटर पर देखा जा सकता था, जबकि ज़ेरास को नाम नहीं बता सकने वाला एक अलग तकनीकी उपकरण उसके पीछे था, जो दुकान की दूरी तक फैला हुआ था। NOWELL-BEACON। अरे जॉय, आखिरकार यहाँ, क्विन ने उसे चिल्लाकर कहा, क्योंकि ज़ेरास ने देखा कि उसने अधिकारी को उस आदमी के नाम में नहीं लिखा था जो उसे ईआईए का गैर आधिकारिक सदस्य दर्शाता है। ईआईए में कर्मचारियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षक आधिकारिक कर्मचारी होते हैं जबकि वेट्रेस कैफेटेरिया में होती हैं, और यहाँ इस आदमी को गैर आधिकारिक कहा जा सकता है। मुझे बस 2 सेट चाहिए, मेरी मदद करो। इस पर जॉय धीरे से खड़ा हुआ और सेट लाने के लिए दुकान में अंदर घुस गया। तुम इसे पहले क्यों नहीं खरीद लेते और मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। उसे यकीन था कि क्विन उसके आने से बहुत पहले सेट ले सकता था और उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसे बस अजीब होना था और उसका इंतजार करना था। ठीक है, मुझे 2 सेट चाहिए थे और जॉय ने बेचने से मना कर दिया। एक छात्र 2 सेट नहीं खरीद सकता, इसलिए मुझे उसे दिखाना था कि मैं इसे किसके लिए खरीद रहा हूँ। मैं भी एक नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं आज के लिए आखिरी सेट खरीदने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ। अगर मैंने एक खरीदा होता तो जगह भर जाती और कोई भी कैडेट इसे नहीं खरीद पाता, इसलिए 2 लेना ज़रूरी है। ये लो लड़कों, जॉय ने कहा और उसने नीले रंग के नायलॉन में रखी एक पैक की हुई वस्तु निकाली। दोनों नायलॉन काउंटर टेबल पर धड़ाम से गिरे, क्योंकि ज़ेरास को आखिरकार यह समझ में आ गया कि चर्चा किस बारे में थी। 100 अंकों के लिए एक सेट। जॉय ने उन्हें एक सुनहरे रंग का कार्ड देते हुए कहा। क्विन ने तुरंत इसे एकत्र कर लिया और कार्ड को अपनी घड़ी के पास रख दिया। एआई की आवाज़ तुरंत गूंजी। 100 अंक काटे गए। क्विन ने कार्ड ज़ेरास को दिया और उसने कार्ड लिया और उसे अपनी घड़ी पर स्वाइप किया, लेकिन सूचना अलग थी। लेन देन शुरू करने में असमर्थ। आपके अंकों का संतुलन 0 है। क्या? क्विन ने पूछा और ज़ेरास को देखा। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका गिलास एक तरफ झुका हुआ था। मुझे लगा कि रैंकिंग में पहले स्थान पर आने के लिए आपको 400 अंक दिए गए थे, लेकिन अब ये 0 है। वरिष्ठ वर्ष वास्तव में कभी कभी सिरदर्द होते हैं, लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो भाई। क्विन ने उसके कंधों पर थपथपाया और यह कहते हुए उसने उससे कार्ड लिया। ज़ेरास ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्विन ने सोचा कि उसके अंक उससे छीन लिए गए हैं, जबकि उसे नहीं पता था कि वह इसका इस्तेमाल मन की खेती करने के लिए कर रहा था। दूसरी बार अपनी घड़ी पर गोल्डन कार्ड स्वाइप करते हुए 100 अंक काटे गए। मैं अब दोनों ले जाऊंगा जॉय, क्विन ने कहा और उसने दोनों वस्तुओं को पकड़ लिया और ज़ेरास को खींच कर ले गया। ठीक है, ये लो, तुम इसे ले लो, क्विन ने बैग देते हुए कहा। धन्यवाद यार। ज़ेरास को लगभग यकीन ही नहीं हुआ कि क्विन ने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए इसे खरीद लिया। तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम पर अभी भी मेरे 100 अंक बकाया हैं। और अरे, तुम मुझे लंबे समय तक अंक नहीं देना चाहते? क्विन ने हंसते हुए कहा और वे दोनों जगह से इधर उधर चले गए और जल्द ही बाहर निकल आए।
तो ये सब क्या है? क्या ये? ज़ेरास ने ये समझने की कोशिश करते हुए पूछा कि यह देवताओं की लड़ाई क्या थी, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। चिंता मत करो ज़ेरास, कोई स्पॉइलर नहीं। जब तुम घर पहुंचोगे तो बस इसे लगाओ और मैं तुरंत तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। इसे स्वीकार करो और हम खेल में एक साथ आगे बढ़ सकेंगे, समझे? हाँ, जल्द ही मिलते हैं, ज़ेरास ने कहा और वे दोनों अपने छात्रावास के कमरे की ओर बढ़ गए। ज़ेरास अपने कमरे में दाखिल हुआ और थकावट में अपने सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पैकेज के बटन खोले। ये देखने का समय है कि यह क्या करता है। वहां रखा गया तकनीकी उपकरण वास्तव में सरल था और यह एक बड़ा गहरे रंग का हेलमेट था जिसमें आंख की तरफ एक अतिरिक्त विशाल कांच जैसा टुकड़ा बनाया गया था। भले ही यह बड़ा और भारी लग रहा था, ये वास्तव में बहुत हल्का था और आवरण बहुत कठोर तकनीकी सामग्री से बना हुआ लग रहा था, जिसने ज़ेरास को एहसास दिलाया कि उसे उपकरण पर एक जोरदार मुक्का मारना होगा इससे पहले कि वह उस पर कोई निशान बना सके। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। 72 गेम खेलना। ज़ेरास ने अपने हाथों में अजीब हेलमेट को देखा, लेकिन उसने तुरंत इसे नहीं पहना और उसने इसे सोफे के पास रख दिया, जबकि मैनुअल को पकड़कर पहले उसे पढ़ा। जैसे ही उसकी आंखों में एहसास हुआ, उसने परिचय पढ़ा। यह देवताओं की लड़ाई किसी तरह की कक्षा नहीं थी जैसा कि उसने पहले सोचा था, यह एक आभासी वास्तविकता का खेल था। यह इंजीनियरिंग संकाय ने एक आभासी वास्तविकता की दुनिया बनाई, जहां छात्र अपनी क्षमताओं और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने के लिए वास्तविक दुनिया में दोहराए गए युद्धों, मिशनों और खोजों में शामिल हो सकते हैं। यह अलग अलग दुनिया और पृष्ठभूमि को शामिल करने वाला एक सिमुलेशन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों की एक रैंकिंग थी क्योंकि वे खेल खेलते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि वे आगे बढ़ेंगे और खेल में अंक हासिल करना भी संभव था, जिसका उपयोग यह में सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता है। मैनुअल में उल्लिखित उपकरणों के बारे में दी गई विभिन्न सलाहों को देखते हुए विशेष रूप से ये था, ये सबसे अच्छा होगा यदि उपयोगकर्ता हड्डियों में दर्द से बचने के लिए गेम में हेलमेट लगाने से पहले लेट जाएं। इसके अलावा आभासी वास्तविकता की दुनिया आभासी है और वहां मरना संभव है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। लेकिन मृत्यु का आघात वास्तविक है और उपयोगकर्ता को बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए, कुछ ऐसा जो EA ने गेम के रिलीज होने से पहले बहुत अच्छी तरह से प्लान किया था। ज़ेरास अपने सोफे पर लेट गया और धीरे धीरे अपने सिर पर हेलमेट और आंखों पर बड़े चश्मे पहने। उसने देखा कि यह अजीब तरह से एकदम सही फिट था, जैसे कि यह उसके लिए बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया हो। हेलमेट के किनारे पर एक बटन दबाते हुए, EA देवताओं की लड़ाई में आपका स्वागत है। उसने अचानक महसूस किया कि उसे तेजी से कहीं खींचा जा रहा है क्योंकि एक चमकदार सफ़ेद रोशनी अचानक उसकी इंद्रियों को घेर लेती है और कुछ समय के लिए उसके दिमाग को खाली कर देती है। ज़ेरास ने धीरे धीरे धक्का देना बंद कर दिया क्योंकि उसका दिमाग एक बार फिर से सूचना को संसाधित करना शुरू कर दिया। अपने चारों ओर देखते हुए उसने खुद को एक सफ़ेद हॉल में पाया जिसका अंत उसकी दृष्टि की पहुंच से बहुत दूर था। ज़ेरास के सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया, लेकिन उसके सिर में कैश डिवाइडर सिस्टम के पैनल की तरह दिखाई देने के बजाय नीली ऊर्जा एक साथ मिलकर उसके सामने एक भौतिक पैनल बनाती है। प्रोफाइल निर्माण। कृपया एक नाम चुनें, ध्यान दें, यह आपका असली नाम नहीं हो सकता। पूर्णविराम। जैसे ही उसके हाथ कीबोर्ड की ओर बढ़े और बिना सोचे समझे एक शब्द इनपुट किया, हवा में एक कीबोर्ड दिखाई दिया। नाम सफलतापूर्वक इनपुट करने के लिए बधाई। ज़ेरास ने बोर्ड पर देखा जहां हजारों अलग अलग चरित्र देखे जा सकते थे, मानव, ड्रैगनॉइड, एल्वियन, जोकर आदि सैकड़ों अलग अलग प्रोफाइल थे। उसने धीरे धीरे मानव टैब पर स्वाइप किया क्योंकि उसने एक बहुत लंबा लेकिन औसत रूप से मांसल शरीर चुना जिसमें ज्वलंत काली आंखें थीं। विशेषताएं। खिलाड़ी का नाम अरेबस। रैंकिंग 0। हारों की संख्या 0। पराजित विरोधियों की संख्या 0। पूरे किए गए मिशनों की संख्या 0। ज़ेरास ने खुद को देखा और देखा कि उसका पहले का पतला शरीर थोड़ा बड़ा हो गया है, जबकि वह पहले से भी ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा था, जो कि उसकी पिछली 1.8 सामान्य ऊंचाई से लगभग 1.9 था। अपने गुणों को देखते हुए, जिसमें सब कुछ लगभग 0 था, उसने खुद से कहा, तो मैं तथाकथित मिशनों पर कहाँ जाऊं? क्या आप दोस्तों को खोजने के लिए अपनी वॉच पहचान को सिंक्रोनाइज करना चाहेंगे? पूर्णविराम। ज़ेरास की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी जानकारी आसानी से उसके पास वापस आ जाए, लेकिन चूंकि गेम ने उसे उसका असली नाम न बताने के लिए कहा था, इसलिए वह अनुमान लगा सकता था कि यह उसकी असली पहचान को गुप्त रखने का अपना तरीका था। ठीक है, असली आईडी को गेम आईडी से सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। पूर्णविराम। सफलतापूर्वक आरंभ किया गया। उपलब्ध मित्रों की जांच कर रहा हूं। पूर्णविराम। एक मित्र अनुरोध मिला है। खिलाड़ी द लिमिटलेस वन ने मित्रता का अनुरोध भेजा। पूर्णविराम। स्वीकार करें, अस्वीकार करें। ज़ेरा की भौहें अजीब नाम को देखकर सिकुड़ गईं क्योंकि वह सोच रहा था कि किस तरह का मनोरोगी ऐसा नाम चुन सकता है। स्वीकार बटन पर क्लिक करने पर एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई।
ये 2 मीटर लंबी मानव आकृति थी जिसकी तीखी लाल आंखें और गहरे लाल बाल थे। मैं देख रहा हूं, तुम्हें आखिरकार यह समझ आ गया। तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक है ना? लंबे विशालकाय ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। क्विन, ज़ेरास ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, यह मैं हूं, क्विन ने जवाब दिया। अजीब बात है, तुम खुद को असीम कह सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई ग्रीक देवता हो या कुछ और? ज़ेरास ने खुद से हंसते हुए पूछा। कीबोर्ड देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आई। और तुम खुद को अरेबस भी कहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई कैस देवता हो या कुछ और? अरे वैसे भी, तुम्हें ये गेम कैसा लगा? बहुत बढ़िया है ना? क्विन ने उससे पूछा। सिवाय इसके कि इसमें और वास्तविकता में लगभग कोई अंतर नहीं है। इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है, ज़ेरास ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या तुमने मुख्य पृष्ठ नहीं देखा? वहाँ अनगिनत मिशन हैं और तुम अन्य खिलाड़ियों को रैंकिंग में ऊपर जाने के लिए चुनौती दे सकते हो। क्विन ने ज़ेरास की ओर आंखें खोलकर देखते हुए कहा। तुम ऐसा कर सकते हो? कहाँ? छी, कहाँ के लिए समय नहीं है। मेरे पास यह मिशन है जिसके लिए मैंने अन्य खिलाड़ियों के साथ पहले ही साइन अप कर लिया है। चलो चलते हैं। क्विन के विशाल हाथ ने ज़ेरास को पकड़ लिया और वे दोनों तुरंत अंतरिक्ष से गायब हो गए। नोव एल बी JNN मिशन, उस शून्य पत्थर को प्राप्त करें जो आखिरकार धब्बों से भर गया है। पूर्णविराम। 10 की 2 टीमें अब शुरू करने के लिए तैयार हैं। मिशन की शुरुआत हुई। शून्य पत्थर आयाम में परिवहन 3.2.1 में शुरू होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ेरास ने अपनी आंखें खोलीं और उस क्षेत्र को देखा जिसमें वह था, जब अचानक उसने महसूस किया कि एक वस्तु तेजी से पीछे की ओर उड़ रही है और लगभग प्रतिवर्त रूप से उसका सिर एक तरफ झुक गया क्योंकि एक चलती हुई ब्रह्मांडीय पत्थर उसके सिर से लाल गर्म होकर गुजरी। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था क्योंकि एक बात तो तय थी, उसका सिर फट जाता जैसे कि कुचला हुआ तरबूज अगर वह पत्थर उस पर लगता। उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसने एक समूह को देखा। उसके चारों ओर 5 लोग थे जबकि क्विन की विशाल आकृति देखी जा सकती थी। उसने अनजाने में अपनी नज़रें इधर उधर घुमा लीं और उसके जबड़े ज़मीन पर गिर गए। क्या ये है? गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहे जाते हैं। आइए रैंकिंग में भी दिखाई दें। 73 अंतरिक्ष के 3 अराजक क्षेत्र। ज़ेरास ने अपने चारों ओर देखा, उसका जबड़ा लगभग ज़मीन पर गिर गया। वह अंतरिक्ष में ही खड़ा था, जिस जगह पर वे सभी खड़े हो सकते थे। उसके नीचे एक अजीब नीले रंग का अवरोध था। उसके सामने आग की लपटों में लिपटे विभिन्न छोटे ब्रह्मांडीय पत्थरों को बारिश की तरह टपकते देखा जा सकता था क्योंकि दृश्य लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए थे। NOWELL-BEACON पत्थरों की गति को देखते हुए उसे संदेह नहीं था कि अगर वे किसी के सिर पर गिरते हैं तो वे कितना विनाशकारी नुकसान करेंगे। ज्वलंत पत्थरों के क्षेत्र के बाद एक और क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा और अंतरिक्ष में बहते हुए ब्रह्मांडीय क्रिस्टल द्वारा मंद रूप से प्रकाशित देखा जा सकता था। एक घटना घट रही थी जिसने ज़ेरा की दृष्टि को पकड़ लिया क्योंकि उसने अंतरिक्ष में कभी कभी और अनियमित रूप से प्रकट होने वाले एक अजीब अंधेरे भंवर को देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे दूर होने के कारण क्या मतलब रखते थे या क्या करते थे, लेकिन उसे नहीं लगा कि वे ज्वलंत उल्काओं की तुलना में कम खतरनाक होंगे। भंवर अभिव्यक्ति क्षेत्र के पीछे एक विशाल संरचना थी जो अंतरिक्ष में बहुत ऊपर तक फैली हुई थी। विशाल संरचना के चारों ओर मोटी रस्सियां देखी जा सकती थीं, जिन्हें ज़ेरास केवल टॉवर पर चढ़ने के किसी तरीके के रूप में परिभाषित कर सकता था। टॉवर पर एक वस्तु मुश्किल से दिखाई दे रही थी जो बहुत ही चमकदार बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी जो पूरे अंतरिक्ष में चमक रही थी। यदि कोई एक ही चीज़ हो सकती थी तो वह निश्चित रूप से शून्य पत्थर है। तो मिशन का उद्देश्य शून्य पत्थर को लेना है। ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे सोचा। अरे तुम सब सुनो। ज़ेरास को एक आवाज़ सुनाई दी क्योंकि उसने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया और बड़े पंजे और काले रंग के हाथों वाले ड्रैगनॉइड आकृति पर ध्यान केंद्रित किया। मैं ड्रैगी हूँ और हमारी टीम का लीडर हूँ। मिशन के लिए आवेदन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मिशन वहाँ पर उस पत्थर को प्राप्त करना है और ऐसा करने के लिए हमें पत्थर तक पहुँचने से पहले इन 3 क्षेत्रों को पार करना होगा। ड्रैगी ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। टॉवर का शीर्ष जहाँ बैंगनी वस्तु स्थित है ज़ेरा के संदेह की पुष्टि करता है। तीनों क्षेत्र पार्क में टहलने जैसा नहीं होगा क्योंकि पहला क्षेत्र उल्का बौछार क्षेत्र, हमें ज्वलंत उल्काओं से बचने की आवश्यकता है। एक स्पर्श का मतलब है उन्मूलन। दूसरा क्षेत्र ब्लैक होल क्षेत्र एक गहरा भंवर छोड़ता है जो एक शक्तिशाली खींचने वाला बल बनाता है जो किसी को भी अपने अंदर खींच लेता है। अंदर खींचे जाने का मतलब है उन्मूलन। जहां तक अवशोषण बल की शक्ति का सवाल है, आप सभी को जल्द ही पता चल जाएगा। तीसरा चरण उन रस्सियों के साथ टॉवर पर चढ़ना है। अगर आप गिर गए तो आप चले गए, और इसका मतलब है उन्मूलन। ड्रैगी ने उन चारों को आंखों से देखते हुए समझाया जैसे कि वे कह रहे हों, क्या आप समझ गए? जिस पर उन सभी ने सिर हिलाया।
अगर यही सब चिंता का विषय होता तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन दुर्भाग्य से हमें उनसे भी सावधान रहना होगा, ड्रैगी ने कहा और 5 लोगों के दूसरे समूह की ओर इशारा किया जिनके सिर पर अजीब तरह से लाल तीर लगा हुआ था। उनमें 4 लड़के और एक लंबी टांग वाली लड़की थी और ज़ेरास और अन्य लोगों को देखते हुए उनके होठों पर एक कुख्यात और भयावह मुस्कान थी। यह एक प्रतियोगिता है, जो सबसे पहले पत्थर पकड़ता है वह अपने समूह के लिए जीतता है। आनुवंशिक क्षमताएं और किसी भी प्रकार की गंदगी की अनुमति है। तो टीम, आप सभी अपने पंजे गंदे कर सकते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आप भी गंदे न हों, ड्रैगी ने गंभीरता से कहा, जिससे ज़ेरास की भौहें तन गईं। एक गंदा मैच हो। मैच अगले 60 सेकंड में शुरू होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं 30 सेकंड के भीतर आप सभी के नाम अपने सिर पर रख सकता हूं, इसलिए हमें हमारे आगमन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। मैं नंबर 1 हूं और आने वाला अंतिम व्यक्ति नंबर 5 है। तो एक त्वरित परिचय, मैं नंबर 1 हूं और मेरे पास बहुत बढ़िया पंजे हैं जो लगभग हर चीज को चीर सकते हैं, ड्रैगी ने अपने विशाल काले पंजे दिखाते हुए कहा। उन भूतिया पंजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ चीर सकते हैं। मैं नंबर 2 हूं और मेरी आनुवंशिक क्षमता लोच है। आप मुझे लोचदार कह सकते हैं, ज़ेरास के बगल में एक दुबले पतले पुरुष ने कहा, जिससे उन सभी ने सिर हिलाया। उसका असामान्य रूप से लंबा शरीर पहले से ही सब कुछ कह देता है। मैं नंबर 3 हूं और ऐसी किरणें फेंक सकता हूं जो आपको अपने कदमों में रुकावट पैदा कर दें। आप मुझे भारी कह सकते हैं, लंबे कानों वाले और चश्मा पहने एक लड़के ने कहा। वह पूरी तरह से हानिरहित और किताबी कीड़ा जैसा लग रहा था, लेकिन ज़ेरास ने उसे कम नहीं आंका क्योंकि उसने सुना कि वह लोगों को धीमा कर सकता है। इस मिशन में धीमा पड़ना शायद इस मिशन में गधे को कुचलने वाला तिनका हो सकता है। शुक्र है वह उनके पक्ष में था। मैं नंबर 4 हूं और मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूं। मुझे असीम कहो। क्विन के प्रोफाइल में ज्वलंत बाल और आंखें दिखाई दे रही थीं, जिससे ज़ेरास की आंखें घूम गईं। मैं नंबर 5 हूं और मेरे पास बहुत ताकत है। आप मुझे नंबर 5 कह सकते हैं, ज़ेरास ने अपनी सांस रोककर कहा, क्योंकि अन्य लोगों के नाम छोटे और सरल थे, इसलिए नंबर 5 उसके लिए एकदम सही नाम था। अब मेरे बताए रास्ते पर चलो और केवल एक ही चीज़ मायने रखती है, वह है किसी भी कीमत पर उस पत्थर को हासिल करना। अगर तुम दूसरे साथियों की मदद कर सकते हो तो ऐसा करो और तुम अप्रत्यक्ष रूप से जीत की संभावना बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथियों द्वारा घसीटे जाने की अनुमति नहीं देता। सिर्फ तभी मदद करो जब तुम सुरक्षित हो सको। मेरा मानना है कि तुम लाल तीर देख सकते हो। उस चिन्ह को पकड़े हुए कोई भी व्यक्ति दुश्मन है और उसे रोका जाना चाहिए और खत्म किया जाना चाहिए। जिसके सिर पर नीला तीर है वह दोस्त है और उसकी मदद की जानी चाहिए। तुम अपने हमलों में पूरी ताकत लगा सकते हो क्योंकि मरना संभव नहीं है, इसलिए पूरी ताकत लगाओ और जल्दी मरने की कोशिश मत करो। और अगर तुम मर जाओगे तो आखिरी हताश आत्मघाती हमले के साथ अपने साथ कुछ दुश्मनों को घसीटने की कोशिश करो। क्या ये स्पष्ट है? ज़ेरास ने अपने होठों को दबाया और अपने सामने ड्रैगी को देखा। ये सबसे बेशर्म और सबसे भ्रष्ट टीम लीडर है जिसे ज़ेरास ने कभी देखा था। मिशन 0 पत्थर प्राप्त करें 3.2.1 में शुरू होता है। जाओ, पूर्ण विराम। BLITZZZZZ 10 लोग और 2 टीमें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं क्योंकि वे तुरंत उल्का बौछार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ज़ेरा की टीम ड्रैगी की पीठ के पीछे तेजी से चल रही थी और ज़ेरा का पहला मिशन सफलतापूर्वक शुरू हुआ। 74 बढ़ती नफरत। BLITZZZZZ 10 लोग और 2 टीमें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं और तुरंत उल्का बौछार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। ज़ेरा की टीम ड्रैगी की पीठ के पीछे तेजी से चल रही थी। ज़ेरास ने उन किनारों की ओर देखा जहां उसने देखा कि अन्य 5 टीमें उल्का बौछार के बीच से गुजर रही थीं और वह देख सकता था कि वे अपने समूह से भी तेज चल रही थीं। जैसे ही वह एक ज्वलंत उल्का को चकमा देते हुए किनारे की ओर कूदा, उसकी नज़र उनसे हट गई और फिर वह इधर उधर घूमा और तेजी से समूह के साथ वापस आ गया। NOBIN.com उल्का बौछार के कारण समूह के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे कभी कभी अलग अलग होकर अलग अलग हो जाएं और फिर वे एक बार फिर ड्रैगी के पीछे एक साथ आ जाएं और फिर एक बार फिर अलग हो जाएं। सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति अजीब तरह से ड्रैगी था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि उल्का कहाँ उतरेगी, जबकि सबसे धीमा व्यक्ति जो बचने के लिए संघर्ष कर रहा था वह हैवी नामक कांच का लड़का था। वह समूह में सबसे धीमा था, लेकिन वह पीछे नहीं रहा। वे उल्का वर्षा के बीच से निकल गए क्योंकि अंत जल्द ही नजर आने वाला था और दोनों समूहों के बीच किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही समूह उल्का से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ज़ेरास को कुछ अजीब लगा क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उल्काएं अपने क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हैं। उसकी आंखें पिन ड्रॉप्स की तरह सिकुड़ गईं क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सामान्य है और शायद वे उस क्षेत्र से लगभग बाहर निकल रहे थे जब उसने दूसरी तरफ देखा और पाया कि वे ठीक चल रहे थे।
ज़ेरास तुरंत उनमें से एक लड़के की ओर आकर्षित हुआ, जिसने अपने हाथों को उनके क्षेत्र की ओर बढ़ाया हुआ था और उन पर एक नीली रोशनी देखी जा सकती थी जिससे उल्काएं सामान्य से अधिक तेजी से बरस रही थीं। एक तेज आनुवंशिक क्षमता। ज़ेरास ने बड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी गति अचानक और भी बढ़ गई थी। नफरत को अपने दिमाग में मत आने दो और बस ठीक से चकमा देने पर ध्यान दो, ठीक है? ड्रैगी की आवाज़ सामने से गूंजी क्योंकि समूह ने तुरंत पत्थरों को चकमा देने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कोई ऐसा था जो उनके साथ नहीं रह सका। हैवी उल्काओं की बौछार के चारों ओर घूमता रहा और जितनी जल्दी हो सके चकमा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। जैसे ही उसने खुद को रोकने के लिए दबाव डाला, एक उल्का ऊपर से उसकी ओर गिरा जिससे उल्का उसके ठीक सामने आ गिरी और कुछ टुकड़े उसके पैरों पर गिरे जिससे वह अनियंत्रित रूप से आगे की ओर फिसल गया। एक और उल्का तुरंत उसके सिर की ओर बढ़ी और उसमें छेद करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से एक तरफ खिसक गया, नीले प्लेटफॉर्म पर लुढ़कते हुए, प्रभावी रूप से दूसरे जलते हुए उल्का को चकमा दे दिया। उसके नितंब जमीन पर धड़ाम से गिरे क्योंकि उसे दर्द महसूस हुआ और उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया, लेकिन एकाग्रता की यह साधारण चूकी वह सब थी जो उल्का को उसके सिर से केवल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देने के लिए आवश्यक थी। हैवी सदमे में बैठ गया और 1 इंच भी हिल नहीं सका क्योंकि विशाल वस्तु तेजी से उसके सामने बड़ी हो गई और उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया। ज़ेरास ने चारों ओर देखा कि वे केवल 4 थे जब उसने आखिरी व्यक्ति की तलाश में पीछे देखा। और वहाँ वह था, एक युवा व्यक्ति जो चश्मा पहने हुए था और एक ज्वलंत उल्का उसे कुचलने के बेहद करीब था। ओह बकवास! ज़ेरास ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए चिल्लाया क्योंकि वे सभी ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। क्विन ज़ेरा की चीख से आकर्षित हुआ जब उसने अपने पीछे देखा और देखा कि हैवी लगभग कुचला जा रहा था, जिससे उसने अपनी आंखें घुमाए और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। उल्का हैवी के सामने कुचलने से केवल 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई दिया जब अचानक एक आकृति का प्रेत दिखाई दिया, जब उल्का उन पर गिर गया और पूरे स्थान पर पत्थर और धूल उड़ गई। जब समूह को लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो अचानक धूल से एक आकृति उभरी जिसके हाथों में राजकुमारी की तरह हैवी था। ये क्विन था। उन सभी ने राहत की सांस ली क्योंकि दोनों ने जल्दी से समूह को पकड़ लिया और क्विन ने उसे नीचे गिरा दिया। तो मौत के करीब होने पर कैसा महसूस होता है? हो, क्विन ने बेहद उत्सुकता से जोर से पूछा, जबकि समूह ने भी अनजाने में अपने कान खड़े कर लिए। वे सभी नए कैडेट थे और खेल में पहले कभी नहीं मरे थे, इसलिए उनकी जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि वे सभी जानना चाहते थे कि मरने के करीब होने पर कैसा महसूस होता है। मैं बस खाली हो गया, सब कुछ बस रुक गया, हैवी ने कहा। उसके माथे से अभी भी पसीना टपक रहा था। वह कमबख्त आदमी। उसकी सांसों में भारीपन आ गया क्योंकि उसकी आंखों से लपटें निकलने लगी थीं। वह लगभग मर ही गया था। अगर हम तुम्हें खो देते तो ये हमारे समूह के लिए नुकसान होता, लेकिन चूंकि हमने तुम्हें नहीं खोया इसलिए ये हमारी जीत और उनकी हार है। अब हम जानते हैं कि उनके समूह का वह आदमी क्या कर सकता है और हम फिर से किसी भी छिपे हुए हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यह आदान प्रदान हमारी जीत है दोस्तों, ड्रैगी ने समूह के सबसे आगे कहा, जिससे ज़ेरास ने एक छोटा सा अनुमोदन भरा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उस आदमी के पास कुछ दिमाग भी था। किसी भी अन्य टीम लीडर की तरह गुस्सा होने के बजाय उसने स्थिति का विश्लेषण किया और उसमें एक सकारात्मक कारक पाया। समूह अंततः उल्का वर्षा क्षेत्र को तोड़कर ब्लैक होल क्षेत्र में पहुंच गया। दूसरे समूह को देखते हुए जो सामने था और अजीब अंधेरे भंवर का प्रभाव दिखा रहा था, समूह के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि इलास्टिक खुद को रोक नहीं सका और एक वाक्य चिल्लाया जिसने समूह को उनके कानों में मुस्कुरा दिया। ऐसा लगता है कि कोई इतनी जल्दी अपना बदला लेने वाला है। हैवी के चेहरे पर एक जंगली मुस्कान फूट पड़ी क्योंकि उसने एक टूटी हुई मुस्कान के साथ सामने समूह को देखा। कितना दिलचस्प! उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी एक उंगली उस आदमी की ओर बढ़ा दी जिसने पत्थरों को तेज किया और लगभग उसे मार डाला। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके हाथ सही समय का इंतजार करते हुए अचानक एक अंधेरा भंवर लड़के के बगल में दिखाई दिया और हैवी के हाथ से ऊर्जा की एक शक्तिशाली ग्रे लहर निकली और लड़के पर टूट पड़ी। ज़ेरा के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया जब वह अपने सामने रीढ़ की हड्डी को झकझोर देने वाली तस्वीर को देख रहा था। तभी अचानक पूरे स्थान में एक आवाज़ गूंज उठी, टीम बी के खिलाड़ी उल्कापिंड को हटा दिया गया है। 75 ज़ेरा का सफाया। BLIITZZZZZZ 10 लोग और 2 टीमें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं और उल्का बौछार वाले क्षेत्र में तुरंत प्रवेश कर गईं। ज़ेरा की टीम ड्रैगी की पीठ के पीछे तेजी से चल रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और जलते उल्काओं की गति बढ़ा दी। समूह ने देखा कि जलते उल्का ने एक सदस्य को टक्कर मार दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अच्छा हुआ उल्कापिंड, उनमें से एक को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद अब हमारे पास 4 ही बचे हैं, समूह के नेता लेज़र ने कहा, जिससे उल्कापिंड के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई।
डार्क होल क्षेत्र में दिखाई देने पर उनका समूह तुरंत उल्का बौछार क्षेत्र से बाहर निकल गया। उनके सामने एक काला भंवर दिखाई दिया जिसने धीरे धीरे एक चूषण बल बनाया, जिससे समूह को लगा कि वे धीरे धीरे भंवर की ओर खींच रहे हैं। दूर हटो, लेजर की खतरनाक आवाज गूंजी क्योंकि समूह जल्दी से भंवर के रास्ते से हट गया। लगभग 10 मीटर दूर भंवर को देखने के लिए झुके उन्होंने देखा कि समय बीतने के साथ चूषण बल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया, लेकिन 10 सेकंड के बाद भंवर धीरे धीरे दूर हो गया। समूह को तुरंत एहसास हुआ, भंवर इस जगह से बेतरतीब ढंग से और अनियमित रूप से खुलता है। लेकिन अगर आपने इसे पहली बार देखा है और तुरंत दूर चले गए हैं तो आपको इसमें फंसने से बचना चाहिए। अगर आप चूषण बल के मजबूत होने से पहले 5 सेकंड के बाद दूर चले जाते हैं तो आप इस क्षेत्र में सुरक्षित हैं, लेजर ने कहा जैसे ही समूह भंवर से दूर जाने के लिए तेजी से क्षेत्र से आगे बढ़ा। उल्कापिंड उस जगह के चारों ओर घूमता रहा क्योंकि वह भंवर से बचने में काफी अच्छा कर रहा था। अचानक उसके सामने एक और भंवर प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही उसने भंवर से बचने के लिए एक तरफ झुकने की कोशिश की, ऊर्जा की एक किरण अचानक उस पर आ गिरी, उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके जबड़े जमीन पर गिर गए। उसका शरीर ऐसा लगा जैसे उसका वजन 1 मिलियन पाउंड था, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गया क्योंकि उसके चेहरे पर पसीने की धार बह रही थी क्योंकि वह दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से धीमी थीं। उसके सामने भंवर धीरे धीरे मजबूत होने लगा क्योंकि चूषण बल शक्तिशाली हो गया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जब उसने अपने भीतर के हर औंस मन के साथ अपने शरीर को बलपूर्वक हिलाया तो उल्कापिंड ने उसे कसकर जकड़ लिया, जिससे वह बल को तोड़कर एक बार फिर से हल्का हो गया। रात के 8:43 उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी और वह तुरंत मुड़ा और भाग गया, लेकिन वह चौंक गया जब उसने खुद को हवा में तैरते हुए देखा और उसके पैर हवा में इधर उधर हिल रहे थे। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा और धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता जा रहा था। नहीं 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 नहीं, उल्कापिंड ने अपने फेफड़ों से चिल्लाया क्योंकि वह पूरी तरह से शक्तिहीन होकर भंवर में समा गया था। लेकिन आखिरी सेकंड में उसने दूसरे समूह की ओर देखा क्योंकि उसने देखा कि वह लड़का जिसे उसने पहले ही कुचल दिया था अपनी उंगली उसकी ओर इशारा कर रहा था। निस्संदेह वह वही था जिसने आनुवंशिक क्षमता डाली थी जिसने उसे भारी बना दिया था। मैं मामा मिया की कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें गला घोंट कर मार डालूंगा। हाँ, उसके मुंह से एक हड्डी कंपा देने वाली चीख निकली और वह जल्द ही भंवर में गायब हो गया और अपने शब्दों को पूरा नहीं कर सका। अब मैं इसे वॉक इन द डॉग कहता हूँ। हा, क्विन हंस पड़ा क्योंकि हैवी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। उसने आखिरकार उस कमीने को मार डाला जिसने उसे लगभग मार डाला था। काश ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता। उल्कापिंड, दूसरे समूह ने चिल्लाया जब उन्होंने अपने समूह के एक सदस्य को बाहर होते देखा। समूहों ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उनकी आंखों से लपटें लगभग फूटने लगी थीं। अभी के लिए उन्हें अनदेखा करो, बाद में उनसे निपटने के लिए पर्याप्त समय होगा, लेजर ने कहा जबकि समूह डार्क होल एरिया से बाहर निकलकर तेजी से आगे बढ़ रहा था और रस्सियों पर कूद रहा था, तेजी से टॉवर पर चढ़ रहा था। अच्छा हुआ, हैवी, ड्रैगी, टीम लीडर ने बेहद खुश होकर कहा क्योंकि वे डार्क भंवर क्षेत्र से गुजर रहे थे। दूसरे समूह के एक बलि का बकरा देखकर वे जल्दी से भंवर से आगे निकलने में सक्षम थे और उनके सामने विशाल टॉवर के सामने दिखाई दिए। अरे लिमिटलेस, क्या तुम टॉवर के शीर्ष पर टेलीपोर्ट कर सकते हो और पत्थर को पकड़ सकते हो? ड्रैगी ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि लिमिटलेस उस समय टेलीपोर्ट करके हैवी को बचाने में सक्षम था। अगर वह सीधे टॉवर के सिर पर टेलीपोर्ट कर सकता है, वह 0 पत्थर उठा सकता है और यह उनकी जीत के रूप में गिना जाएगा। यह असंभव है, मैं इतनी दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, क्विन ने कहा और उसने लगातार अपना सिर हिलाया। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम जितनी जल्दी हो सके चढ़ें, ड्रैगी ने कहा जबकि समूह ने उनसे 1 फुट दूर खाए और लगभग 2 मीटर दूर रस्सियों वाले टॉवर को देखा। कूदो, ड्रैगी चिल्लाया क्योंकि वे सभी कूद गए और रस्सियों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसी समय दूसरे समूह के टीम लीडर लेजर ने भी चिल्लाया। अब टेलीकिन, समूह में से एक व्यक्ति जिसके बाल और आंखें अजीब बैंगनी रंग की थीं, अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसने एक रस्सी को निशाना बनाया जिस पर लगभग 1.9 मीटर लंबा और लाल लाल बालों और आंखों वाला एक लंबा व्यक्ति था जो उसे पकड़ने वाला था। ड्रैगी की सूचना के बाद ज़ेरास कूद पड़ा क्योंकि उसके हाथ उसके सामने रस्सी के करीब पहुंच गए थे। उसके हाथ रस्सी को कसकर पकड़ने ही वाले थे कि अचानक रस्सी दूर हो गई, जैसे कि वह संवेदनशील हो जिससे ज़ेरास कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा था। क्या हुआ? ज़ेरास चिल्लाया क्योंकि उसने टॉवर को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन इसकी सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी और वह जल्द ही नीचे खाई में गायब हो गया। नंबर 5, समूह चिल्लाया क्योंकि उन्होंने ज़ेरास को खाई में गायब होते देखा और जल्द ही उनकी नज़रों से ओझल हो गया। उनकी नज़र तुरंत उस लड़के की ओर गई जिसकी शक्ति किसी प्रकार की टेलीकिनेसिस लग रही थी, क्योंकि वह रस्सी को थोड़ा सा किनारे की ओर ले जाने में सक्षम था, बस इतना ही कि ज़ेरास खाई में गिर जाए।
चलते रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, ड्रैगी ने बाकी लोगों को चिल्लाकर कहा, जबकि समूह ने आखिरी बार उस खाई को देखा जिसमें ज़ेरास गिर गया था और फिर जल्दी से खुद को ऊपर की ओर खींच लिया। क्विन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने खुद से सोचा, अगर तुम इतनी आसानी से बाहर हो गए तो यह अजीब होगा ज़ेरास। उसने भी समय बर्बाद नहीं किया और खुद को तेजी से ऊपर की ओर खींच लिया। अब समूह 4 बनाम 4 लग रहा था। 76 झगड़े में उलझे। दोनों समूहों ने जितनी जल्दी हो सके चढ़ने की कोशिश की, जबकि दूसरी टीम आगे थी। जबकि दूसरे समूह के लिए रस्सी को काटना एक संभावित समाधान हो सकता था, जिससे ज़ेरा का समूह आसानी से खत्म हो जाता, जो नीचे था। यह असंभव था क्योंकि रस्सियां जिस सामग्री से बनी थीं और उनकी मोटाई बहुत ज्यादा थी। उन्हें एक रस्सी को काटने में भी लगभग आधा घंटा लग जाता और तब तक ज़ेरा का समूह उन्हें पकड़ लेता। तेज चलो, ड्रैगी ने आग्रह किया और तेजी से खुद को ऊपर खींच लिया। बाकी समूह तेजी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि ड्रैगी को यह देखकर दुख हुआ कि ज़ेरा को खत्म कर दिया गया है, लेकिन वह जानता था कि यह गुस्सा होने का समय नहीं था। मिशन अभी भी मुख्य फोकस था। लेजर आखिरकार टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गया और उसने अपने सभी बचे हुए साथियों को ऊपर की ओर खींचा और वे सभी आखिरकार टॉवर पर चढ़ गए। उनकी आंखों के ठीक सामने 20 मीटर दूर वह वस्तु थी जिसका वे पीछा कर रहे थे। बैंगनी शून्य पत्थर। लेजर धीरे धीरे बैंगनी पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह लगभग 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसने अचानक महसूस किया कि वह एक अवरोध से टकरा रहा है और उसकी गति रुक गई। लेजर के ठीक सामने और समूह द्वारा पहले न देखी गई किसी चीज के कारण शून्य पत्थर क्षेत्र के चारों ओर ऊर्जा का एक बैंगनी गुंबद देखा जा सकता था, जो किसी सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। लेजर के हाथों ने अवरोध को छुआ और उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। बूम! टक्कर की आवाज जोरदार तरीके से सुनाई दी, लेकिन अवरोध एक बार फिर रुकने से पहले थोड़ा हिल गया। लेकिन हालांकि ऐसा लग रहा था कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन समूह ने अवरोध की बैंगनी रोशनी को थोड़ा कम होते हुए देखा। एक साथ चलो अपने शक्तिशाली हमले करते हैं, लेजर ने समूह से आग्रह किया क्योंकि वे सभी अपने सबसे शक्तिशाली हमले जारी कर रहे थे। लेजर पीछे की ओर चला गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें खोला और उनमें से एक शक्तिशाली लेजर किरण निकली जो बेहद चमकदार थी और वे उसके पूर्ण शक्ति वाले मुक्के की लगभग दोगुनी ताकत के साथ बाधा से टकराए। बूम! समूह में स्पीडी नाम की लड़की पीछे की ओर चली गई और उसकी आकृति तेजी से जगह जगह घूमी और गति पकड़ी, इससे पहले कि वह अचानक बाधा की ओर भागी और एक शक्तिशाली मुक्का मारा। बूम! डेस्ट्रॉय ने युद्ध की मुद्रा में आकर अपनी दाहिनी मुट्ठी को कस लिया, जो जल्द ही बैंगनी ऊर्जा से भर गई। एक मुक्का मारने पर हवा में धमाके के साथ विस्फोट हुआ और उसके हाथों से बैंगनी ऊर्जा की किरण निकली और बाधा से टकराए। बूम! टेलिकिन, जिसने ज़ेरास को बाहर कर दिया था, उसने भी उसके सामने आगे की ओर थप्पड़ मारा, लेकिन किसी रहस्यमयी बल से टक्कर की आवाज ऐसी गूंजी जैसे कि कोई अदृश्य वस्तु बैंगनी बाधा से टकराए हो। बूम! चारों ने अपने हमले की पूरी ताकत छोड़ी। बैरियर पागलों की तरह हिलने लगा और उस पर रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। 2 और हमले और हम इसे चीर देंगे, लेजर ने आग्रह किया क्योंकि समूह ने एक बार फिर एक और शक्तिशाली हमला किया। बूम! इस बार बैरियर पागलों की तरह टिमटिमा रहा था क्योंकि इसका बैंगनी रंग एक सफ़ेद कांच में बदल गया था, जैसे कि इसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई हो। NOWELL-BE-IN.C ओम! लेकिन इससे भी ज़्यादा, समूह को पता था कि बैरियर को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उसे एक और अंतिम हमले की ज़रूरत है। एक और आखिरी बार, लेजर ने आग्रह किया क्योंकि वह अपनी आंखों से सबसे मजबूत लेजर फायर करने के लिए तैयार था। तभी अचानक, इतनी जल्दी नहीं, लेजर के सिर पर एक पंजा लगा और उसका शरीर तुरंत उड़ गया, जमीन पर लगातार उछलता रहा और फिर रुक गया और बैरियर से टकरा गया। लेजर को लगा कि हमले के कारण उसका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा है, लेकिन वह जल्दी से इस पर काबू पा लिया और खड़ा होकर स्थिति को देखा। उनके 4 लोगों के समूह के ठीक सामने 4 लोगों का एक और समूह था, जिसमें एक विशेष रूप से आकर्षक आकृति थी, जिसके पंजे काले और खुरदरे थे और वह समूह के सामने खड़ा था। लेजर की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने समूह के कुछ सदस्यों से एक खतरनाक आभा निकलती महसूस की, जिसके कारण वह जल्दी से आदेश देने लगा। तेज, तुम लाल बालों और आंखों का ख्याल रखना दोस्तों, बस उसे जितना हो सके उतना धीमा करो, लेजर ने आग्रह किया क्योंकि वह समूह में असाधारण रूप से लंबे पैरों वाली महिला आकृति को देख रहा था। अरे डेस्ट्रॉय, कांच वाले और उस दुबले पतले आदमी का ख्याल रखना, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, लेजर ने उस लड़के को देखते हुए कहा जो अपने हाथों से बैंगनी ऊर्जा की विनाशकारी किरण निकाल सकता था। भले ही उसे एक साथ 2 व्यक्तियों से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया था, डेस्ट्रॉय बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर एक बेपरवाह चेहरा देखा जा सकता था जो एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गया था। छी, बंदरों के झुंड से लड़ना, मैं उस बड़े पंजे वाले आदमी को पकड़ लूंगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है टेलिकिन,
उस अवरोध को पूरी तरह से तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करो और ऐसा करने के बाद शून्य पत्थर ले लो, समझे? लेजर ने पूछा, जबकि वह टेलिकिन को घूर रहा था, जिसने समूह से दूर देखते हुए सिर हिलाया और अवरोध पर मुक्का मारा। ये खेल शुरू करने के लिए आवश्यक शूटिंग गन की तरह था। ड्रैगी ने आगे बढ़कर लेजर की आंखों पर अपने पंजे मारे, लेकिन लड़का 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि लेजर की एक लाल विनाशकारी किरण उन पंजों पर पड़ी। वे दोनों पंजों और किरणों की एक गर्म लड़ाई में शामिल हो गए। इलास्टिक आगे बढ़ा, उसके बाद हैवी आया क्योंकि वे अवरोध के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अचानक डेस्ट्रॉय ने उन्हें रोक दिया, जिसने धीरे धीरे अपनी हड्डी को फैलाया। उसकी हड्डियां भयावह गड़गड़ाहट की आवाज के साथ चटक रही थीं। चलो इसे खत्म करते हैं, बंदरों। डेस्ट्रॉय के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने अपनी दोनों टांगें जमीन पर पटक दी और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। बूम बांग! हर मुक्का डेस्ट्रॉय एक पत्थर को कंकड़ में बदलने में सक्षम लग रहा था, जबकि इलास्टिक और हैवी आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें पकड़ कर रखता था। उसके हर भूसे ने उनकी हड्डियों में गहरी गूंज पैदा कर दी, क्योंकि इलास्टिक अपने लचीले शरीर के कारण उसके हमलों को चकमा देने में सक्षम था, जबकि हैवी ने समय समय पर उसे धीमा करने की कोशिश की ताकि इलास्टिक आसानी से अभिभूत न हो जाए। अब बचे थे क्विन और स्पीडी नाम की लड़की। क्विन ने स्पीडी को सिर से पैर तक देखा, फिर उसे अनदेखा किया और टेलेकिन को देखा, जो पहले से ही अवरोध पर एक दरार बनाने में कामयाब रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्द ही वह टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसे ही वह टेलेकिन के पीछे प्रकट हुआ, उसकी आकृति अचानक गायब हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियां फैलाकर उसके सिर को पकड़ना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दिया, जब एक हाथ अचानक उसके ऊपर लिपट गया और आखिरी क्षण में उसकी हरकत को रोक दिया। मुझे स्पीडी इसलिए कहा जाता है। स्पीडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह क्विन के साथ लड़ाई में लगी। एक टेलीपोर्ट कर रही थी और दूसरी भाग रही थी। भले ही वह आमतौर पर क्विन से हार जाती अगर यह एक सच्ची लड़ाई होती, स्पीडी उसके साथ बने रहने में सक्षम थी क्योंकि उसने टकराव से परहेज किया और क्विन को और करीब आने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। अब टेलिकिन बचा था, जो समूह लड़ाई से बेखबर लगातार बाधा को हटा रहा था। क्रैक क्रैक! दान किए गए गोल्डन टिकट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। चलो दोस्तों, रैंकिंग में भी ऊपर बढ़ते हैं। 77 आई विल टेक दैट। कांच के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरने की आवाज गूंजी जब टेलिकिन ने आखिरकार कांच को तोड़ दिया और धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ा। उसे इसे छूने मत देना! ड्रैगी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बैरियर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन लेजर ने उसे पूरी तरह से रोक दिया, जो लगातार अपनी आंखों से लेजर की किरणें निकाल रहा था। इलास्टिक और हैवी डेस्ट्रॉय के हमले का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे उन्हें अपना ध्यान बटाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिला। क्विन ने उस जगह के चारों ओर टेलीपोर्ट किया क्योंकि उसे स्पीडी ने रोक दिया था, जिसने उसे टेलिकिन के करीब जाने से रोक दिया था। टेलिकिन ने एक और मुक्का मारा, अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति को अपनी मुट्ठी में लपेट लिया, क्योंकि कांच आखिरकार टुकड़ों में बिखर गया। वह शून्य पत्थर की खूबसूरत बैंगनी रोशनी पर आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे कि उसे अनियंत्रित रूप से खींचा जा रहा हो। उसके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान दिखाई दी जब उसने धीरे धीरे अपने हाथों को शून्य पत्थर की ओर बढ़ाया। अंत में, मैं अंतिम विजेता हूँ। उसके हाथ धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़े, तभी अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और शून्य पत्थर से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर उसे रोक दिया। मैं इसे ले लूंगा। उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो हड्डियों को कंपा देने वाली हत्या के इरादे से भरी हुई थी। टेलिकिन ने बेवकूफ़ी से देखा कि हाथ धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़ रहा था और लापरवाही से उसे हटा दिया। उसकी नज़र धीरे धीरे घूमी और उसने आकृति की आंखों को देखा और अगले ही सेकंड में उसके सारे बाल खड़े हो गए। बू! लेजर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सोचा कि यह आकृति कौन है, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने टेलिकिन की आकृति को पहचान लिया, जो जल्द ही टॉवर के शीर्ष से गायब हो गया और डार्क होल क्षेत्र में गायब हो गया, जहां वह एक भंवर में समा गया और कुचल गया। खिलाड़ी अंडरस्कोर टेलिकिन को समाप्त कर दिया गया है। जब टीम ने स्वचालित रूप से लड़ाई बंद कर दी और शून्य पत्थर को पकड़े हुए आकृति को घूरने लगी, तो आई की आवाज़ पूरे स्थान में गूंज उठी। संख्या 5। हैरान, ज़ेरास ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। 20 मिनट पहले। ड्रैगी का आदेश सुनकर ज़ेरास भी कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ रस्सी के करीब पहुंचे, रस्सी अचानक उससे दूर चली गई, जैसे कि वह होश में हो। उसका चेहरा उतर गया क्योंकि वह कुछ भी नहीं पकड़ पाया। क्या हुआ? ज़ेरास तुरंत रसातल में गिर गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने टेलिकिन को देखा और उसके चेहरे पर भयावह मुस्कुराहट देखी। ज़ेरा के चेहरे पर भी एक भयावह मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें जल्द ही नरक में भेज दूंगा। पूर्ण रूप से सक्रिय करें। ज़ेरा का हाथ तुरंत खोपड़ी के विशाल काले शिरापरक पंजे में बदल गया, लेकिन वह इस बार पूरी तरह से खोपड़ी में नहीं बदला क्योंकि उसने पंजे का उपयोग टॉवर को पकड़ने के लिए किया। उन्हें अंदर खोदते हुए वह धीरे धीरे खुद को टॉवर से मजबूती से चिपकाता रहा। उसका वंश
ज़ेरा का मुंह मुस्कुराहट में चौड़ा हो गया। आखिरकार मेरा एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन अभी भी सबसे अच्छा है। सिस्टम के अनुमान के अनुसार कैस डेवोरा जीन एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। ये सिर्फ इतना है कि होस्ट क्षमता के सतही स्तर को टैप करने के लिए बहुत कमज़ोर है। होस्ट को एहसास होने लगेगा कि जीन कितना शक्तिशाली है एक बार जब वह सिस्टम के स्तर 10 पर पहुंच जाएगा। ज़ेरास ने ठंडी सांस ली क्योंकि उसके लंबे पंजे उसे धीरे धीरे ऊपर खींच रहे थे। वह पहले से ही सिस्टम का आदी था और जानबूझकर उसे नाराज कर रहा था। जहां तक कठोर शब्दों की बात है तो उसकी त्वचा उन्हें झेलने के लिए पर्याप्त मोटी थी। अब मैं उन्हें एक अच्छा सरप्राइज देता हूं, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि उसने रस्सियों को अनदेखा करते हुए अपने विशाल पंजों से खुद को जल्दी से ऊपर खींच लिया। टॉवर के शीर्ष पर पहुंचकर उसने एब्सोल्यूट मॉर्फ को निष्क्रिय कर दिया क्योंकि वह अंततः टॉवर पर चढ़ गया, लेकिन उसने देखा कि समूह को नीचे दबा दिया गया था जबकि कांच को उस लड़के ने चकनाचूर कर दिया था जिसे वह नरक में भेजना चाहता था। क्या सही समय था। बधाई हो, टीम ए ने मिशन पूरा कर लिया। जोड़ 20 अंक समूह ए की अभी भी खड़ी टीम को वितरित किए जाएंगे। ज़ेरस को अचानक लगा कि उसे दूर धकेला जा रहा है क्योंकि शून्य स्थान और उसके सामने मौजूद सभी लोग अचानक गायब हो गए। एक चमकदार सफ़ेद रोशनी की चमक। ज़ेरस ने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके शरीर में वापस आ रही है क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने सिर से वीआर हेलमेट हटाया। जब उसने नोटिफिकेशन देखा तो उसकी घड़ी तुरंत तीव्रता से कंपन करने लगी। लेस देन 20 अंक क्रेडिट किए गए, ग्रेटर दैन। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया। मिशन 0 पत्थर प्राप्त करना पूरा हो गया है। पुरस्कार 150 EXP। कुल EXP 11 10 1200। अब यह एक बहुत बढ़िया खेल है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। EIA देवताओं की लड़ाई उसके विचार से बेहतर थी। उसे मिशन पूरा करके अपने EXP को बढ़ाने का मौका भी मिलता है और साथ ही ऐसे पॉइंट भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल वही EIA में भी कर सकता है। क्विन ने जिस तरह से इसका वर्णन किया उसके अनुसार ऐसा लगता है कि EIA देवताओं की लड़ाई के खेल में उससे कहीं ज्यादा था जितना वह जानता था। अब उसके पास खेल को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त से ज्यादा कारण थे, ठीक उसी तरह जैसे वह अपनी खेती को गंभीरता से लेता था। अपनी घड़ी पर समय देखते हुए उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया और वह अनजाने में चिल्ला उठा। 3 घंटे पहले ही बीत चुके हैं। उसके लिए पूरे खेल की अवधि सिर्फ 30 मिनट थी, लेकिन वास्तविक दुनिया में समय पहले ही इतनी तेजी से बीत चुका था। NOWELL मुझे समय का ध्यान रखना होगा, नहीं तो मुझे एक दिन कक्षा में देर से आने के लिए पनिशमेंट हॉल भेजा जा सकता है। ज़ेरस अपने सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने हेलमेट को ध्यान से उसके बॉक्स में रखा और अपने कमरे की ओर जाने से पहले उसे टेबल पर छोड़ दिया। अगले दिन की शुरुआत होने में 6 घंटे से भी कम समय था और अगली कक्षा। बिस्तर पर कूदना और उसमें अपनी हड्डी डुबोना। उसकी घड़ी पर अचानक एक सूचना दिखाई दी। लेस देन क्विन वर्ड स्पेस, ग्रेटर दैन, लेस दैन। अरे भाई, ये वाकई बहुत बढ़िया था। तुम अचानक धमाके के साथ आए और सबको चौंका दिया। मुझे पता था कि तुम आसानी से एलिमिनेट नहीं होगे। अरे, AI ने तुम्हारे एलिमिनेट होने की सूचना भी नहीं दी। ये पर्याप्त सबूत होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें रसातल में गिरते देखकर ऐसा लगा कि घंटी और तेज बज गई। वैसे भी मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम्हें मजा आया होगा। चलो खेल में किसी और समय मिलते हैं। EIA देवताओं की लड़ाई की अन्य विशेषताओं को देखने के लिए मुख्य मेनू तक पहुंचना न भूलें। ठीक है, 20वीं रैंकिंग पर इस आदमी से लड़ने के लिए वापस जाना होगा। ईमानदारी से, मैं न्यू कैडेट्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हूं, लेकिन मैं EIA देवताओं की लड़ाई न्यू कैडेट्स रैंकिंग में 20वें स्तर पर अटका हुआ हूं। एक बार जब आप रैंकिंग में ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि EIA में स्लीपिंग ड्रैगन से मेरा क्या मतलब है। आपका सबसे अच्छा दोस्त, क्विंट द लिमिटलेस वन, ग्रेटर दैन, लिमिटलेस, माई एस। ज़ेरास ने नोटिफिकेशन को स्वाइप करते हुए कहा। मैं किसी और समय जांचूंगा कि तथाकथित रैंकिंग के बारे में क्या चर्चा हो रही है। ज़ेरास ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसके आगे इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास का एक और शानदार दिन था। 78 टेस्ट में प्रथम स्थान। इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि छात्रों के सामने एक नीला होलोग्राफिक टैब दिखाई दिया था जिस पर सैकड़ों प्रश्न दर्शाए गए थे। कुछ छात्र पसीने से तरबतर होकर प्रश्न के उत्तर याद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी और वे बार बार होलोग्राफिक पर क्लिक कर रहे थे। एक छात्र जिसका चेहरा चिंता मुक्त था, वह था ज़ेरस, जो बिना किसी चिंता के होलोग्राफिक पर टैप करता रहा। ज़ेरस को पिछले दिन जो भी पढ़ाया गया था वह सब आसानी से याद था, इसलिए उसके लिए प्रश्न बहुत सरल थे और वह बस उत्तर दर्ज करता रहा। टेस्ट 30 मिनट का था और उसने 13 मिनट में पूरा कर लिया। ज़ेरस ने लेस देन सबमिट ग्रेटर देन बटन पर क्लिक किया क्योंकि होलोग्राफ उसकी नज़र से ओझल हो गया था।
दूसरों ने देखा कि होलोग्राफ उसके सामने से ओझल हो गया और वे सदमे में जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। शायद उन्हें लगा कि उसने गलती से सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। नोव एल बी JNN। प्रशिक्षक मोनिका को समूह के सामने देखा जा सकता था क्योंकि उनकी घड़ी पर एक सूचना दिखाई दी थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि छात्रों में से एक ने पढ़ाई पूरी कर ली है, जिससे वह चौंक कर अपना सिर उठाती हैं क्योंकि उनकी निगाहें पूरे छात्रों पर घूम रही थीं और जल्द ही जेरास को देखा जो वहां खाली बैठे अपनी होलोग्राफिक घड़ी पर टैप कर रहे थे। क्या दिलचस्प है, लड़की। प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया क्योंकि समय तेजी से बीत रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद होलोग्राफिक छवि तुरंत सभी के चेहरे से गायब हो गई क्योंकि छात्र अनजाने में थककर अपनी कुर्सियों पर वापस गिर गए। तो ये परीक्षा है, लड़कियों, और आप सभी ने बहुत अच्छा किया, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा क्योंकि वह लगातार अपनी घड़ी पर टैप कर रही थी। आपके परिणाम आपकी घड़ी पर भेज दिए गए हैं और हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा है। तीसरा एल्वोरा मोरा है जिसका स्कोर 100/150 है। एल्वोरा को उसके अच्छे कामों के लिए 20 अंक भेजे जाएंगे। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब सभी छात्र एक लड़की को देख रहे थे जिसके लंबे बैंगनी बाल थे और उसकी बैंगनी आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था। दूसरा एंड्रिकोट विलाडिमा है जिसका स्कोर 135/150 है। एंड्रिकोट को उसके अच्छे काम के लिए 30 अंक भेजे जाएंगे। जेरास ने लड़के की ओर देखा और अजीब तरह से वही था जिसने उसे हॉल के बारे में समझाया जो शून्य के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए बदल सकता है। पहला जेरास सेलेस्ट्रिया है जिसका स्कोर 150/150 है। जेरास को उसके अच्छे काम के लिए 50 अंक मिलेंगे। जेरास को देखते ही पूरा परिवार हैरान रह गया, यहाँ तक कि घमंडी एल्वोरा भी अपना ध्यान उसकी ओर लगाए बिना नहीं रह सकी, जबकि एंड्रिकॉट हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। क्या ये वह लड़का नहीं था जिसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टेक्नोमॉर्फ के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था? उसने टेस्ट में पूरे अंक कैसे प्राप्त किए? तो यह आप सभी का ध्यान देने योग्य उल्लेख है। तुम्हें भी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए और तुम्हें भी काफ़ी विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक मोनिका ने बेपरवाही से कहा कि उसने बाकी छात्रों को बिल्कुल भी उल्लेख के योग्य नहीं कहा। वह नए कैडेटों के बढ़ते अहंकार के बारे में अच्छी तरह जानती थी और यह घटना उन्हें अगली कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी और उनके पहले अंतरआयामी लड़ाकू ऑपरेशन के लिए जाने पर उनके बचने की संभावना को और बढ़ा देगी, जो कि सिर पर हाथ फेरने से नहीं होगा। तो ये हो गया और आप में से अधिकांश बटन सहित अंतरिक्ष यान के अधिकांश भागों की पहचान करने में सक्षम हो गए। आइए असली अंतरिक्ष यान चलाने में अपना हाथ आजमाएं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और उन्हें विशाल हॉल के किनारे एक कमरे में ले गईं। जेरस ने सैकड़ों छात्रों का पीछा किया और वे दूसरे कमरे में पहुंचे और वहां एक विशाल टेलीपोर्टर था। इस पर खड़े हो जाओ, दसियों में, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और 10 छात्र टेलीपोर्टर पर खड़े हो गए, जो जल्द ही नीली रोशनी से जगमगा उठा और वे सभी गायब हो गए। छात्र तेजी से आगे बढ़े, एक अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट हो गए और 14 टेलीपोर्टेशन के बाद जेरस ने आखिरकार खुद को टेलीपोर्टर में प्रवेश करने और एक अज्ञात स्थान पर जाने के लिए मना लिया। कौन जानता है कि टेलीपोर्टर कहाँ जा रहा है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक बीच में हो सकता है या सीधे समुद्री राक्षस के मुंह में। होस्ट हास्यास्पद हो रहा है। सिस्टम का पैनल उसके सामने प्रकट हुआ और जेरस ने अनजाने में जवाब दिया, मैं नहीं हूं, मैं बस ऐसी बेवकूफ़ मौत नहीं मरना चाहता, लेकिन मुझे संदेह है यह भी एक बार में 150 छात्रों को खोने का जोखिम उठा सकता है। इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता हूं। जेरास ने सोचा कि वह भी टेलीपोर्टर पर खड़ा था जब अचानक उसके अंदर कुछ हुआ। रुको, सिस्टम, तुम मेरे विचार सुन सकते हो। जैसे ही शेष छात्रों को टेलीपोर्ट किया गया, उस जगह पर हरे रंग की एक चमकदार चमक उठी और अब कमरे में इंस्ट्रक्टर मोनिका थी जिनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वह बहुत सावधान है। वह भी टेलीपोर्टर पर खड़ी थी क्योंकि उसकी आकृति उस जगह से गायब हो गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सफ़ेद रोशनी की एक चमकदार चमक ने जेरास को 1 मिनट के लिए शून्य बना दिया क्योंकि प्रकाश धीरे धीरे दूर हो गया और उसने आखिरकार अपने आसपास को देखा। ठीक है, उसके सामने एक बंदरगाह था जहां हजारों छोटे अंतरिक्ष यान देखे जा सकते थे और वह जहां था वहां देख सकता था। वह रेत की चोटियों और चोटियों को देख सकता था जो उसकी आंखों की दृष्टि तक फैली हुई थी, जबकि तापमान बहुत गर्म था लेकिन वे जागृत थे और अभी भी तापमान को संभाल सकते थे। ये वह जगह है जहां हम अगली कक्षा लेंगे, हाँ, रेगिस्तान में, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा क्योंकि छात्रों ने उसे अंतरिक्ष यान के करीब दूरी पर देखा। ये प्राचीन पृथ्वी में एक समृद्ध स्थान हुआ करता था, इतिहास और रहस्य से भरा स्थान, लेकिन अब महान विकास का बहुत व्यापक प्रभाव है। प्रशिक्षक मोनिका ने उदास होकर सोचा, लेकिन उनका चेहरा जल्द ही गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ को पूरे में गूंजने का आदेश दिया। अंतरिक्ष, आप सभी लड़कियों को अंतरिक्ष यान में से किसी एक में जाना चाहिए।
हम ये देखने वाले हैं कि अंतरआयामी लड़ाकू विभाग वर्ग का क्या मतलब है। अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वे सभी किस स्थान पर टेलीपोर्ट हुए थे, तो मैं आप लोगों के लिए एक मुफ्त बोनस अध्याय पोस्ट करूंगा। मैंने पहले ही सुराग दे दिए हैं। 1. ये प्राचीन पृथ्वी है। 2. ये गर्म तापमान वाला रेगिस्तान है। 3. यह एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास और रहस्य बहुत बड़ा है। 79. पहली बार अंतरिक्ष यान चलाना। ये सभी ग्रेड 1 टेक्नोवर्ट स्पेसशिप हैं, या सरल शब्दों में कहें तो बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए सबसे कम ग्रेड के स्पेसशिप हैं। कम गोला बारूद, कम इंजन शक्ति, कम सामग्री समामेलन, लेकिन प्रबंधनीय चपलता। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब ज़ेरास एक अंतरिक्ष यान के सामने पहुंचे। यह एक मिनी प्लेन के आकार का था, लेकिन इसके किनारों पर 2 विशाल इंजन नोजल देखे जा सकते थे। उनके सामने वाला यह का गहरा लाल रंग का था, जिसमें सामग्री सुंदर और चिकनी चमक रही थी। टायरों के बजाय इसके नीचे 4 पंजे के आकार की धातुएं देखी जा सकती थीं जो इसके वजन को सहारा दे रही थीं। ज़ेरास ने स्पेसशिप को देखा और वह ये कहे बिना नहीं रह सका कि यह उड़ान तकनीक का सबसे अच्छा नमूना था जिसे उसने कभी देखा था, क्योंकि वह धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर रहा था। अंदर 2 सीटें थीं जिनमें कांच की खिड़की के पास अलग अलग बटन लगे थे। ज़ेरास एक कुर्सी पर बैठते ही सीट की ओर बढ़ गया। उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था, जब अचानक एक होलोग्राफिक छवि दिखाई दी जिस पर प्रशिक्षक मोनिका का चेहरा था। बैठ जाओ और 1 मिनट रुको। चलो प्रतीक्षा करते हैं कि अन्य लड़कियों को अपने अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने में 1000 साल लगें, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे ज़ेरास की हंसी फूट पड़ी। ज़ेरा के हाथ अनजाने में बटन पर चले गए, क्योंकि वह सही ढंग से लेबल किए गए बिल्कुल सही दिखने वाले बटनों को देखकर खुद को निगलने से नहीं रोक सका। अब आप सभी ने अनुभव किया है कि अंतरिक्ष यान में बैठना कैसा होता है। उड़ान भरने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। पहली बात यह है कि एक अंतरआयामी लड़ाकू छात्र के रूप में आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वह है खुद को सीटों के आराम में डूबने देना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अभी ऐसा कर रहे हैं और सीटों पर अपने बट को सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यह मरने का सबसे तेज तरीका है। इसलिए उठो और सीधे बैठो। ज़ेरास ने तुरंत खुद को घसीटा, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो वह भी इसके लिए दोषी था। हालांकि ऐसी आरामदायक चीज में कौन नहीं डूबना चाहेगा। ये कहने के बाद अगली चीज जो आपको जानने की जरूरत है वह है आपकी सीट के बगल में लगा लाल बटन। ज़ेरास ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और अपनी सीट की तरफ देखा और उस पर लाल बटन देखा। यह एस्केप बटन है। एक बार जब आपको एहसास हो जाए कि आप क्रैश होने वाले हैं तो उस बटन को दबाएं और आपको तुरंत स्पेसशिप द्वारा ऊपर की ओर धकेल दिया जाएगा, जिसमें आपके कंधों में एक विशाल गुब्बारा होगा, ताकि जमीन पर उतरने पर आपकी 10 या 20 हड्डियां न टूटें। कम से कम 10 हड्डियां। ज़ेरास लगभग चौंक कर चिल्ला पड़ा। ये कहने के बाद चलिए ट्रेनिंग में लग जाते हैं। आपके सामने दायां बटन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद ज़ेरास ने आखिरकार सिर हिलाया, क्योंकि उसकी पसलियों में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बटनों के कामों और ऊपर चढ़ने और उतरने के तरीके के बारे में लगातार 3 घंटे सीखने के बाद उसे आखिरकार लगा कि वह इस बच्चे को महसूस करने के लिए तैयार है। अब आप सभी अपना अंतरिक्ष यान शुरू कर सकते हैं और 100 मीटर हवा में जा सकते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जबकि ज़ेरास ने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके उसने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया। चलो ऐसा करते हैं। ज़ेरास ने तुरंत अपने हाथों को सीट की तरफ बढ़ाया और उसने सुरक्षित बेल्ट निकाली और खुद को उसमें बांध लिया। ये सब करने के बाद उसने तुरंत 7 बटन दबाए, क्योंकि अंतरिक्ष यान ने एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ निकाली। इंजन धीरे धीरे जाग उठा। इंजन के लगभग 5 सेकंड के बाद उसने आखिरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने हरे रंग का बटन दबाया और इंजन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। उसके सामने स्कैनर छवि से एक आवाज़ सुनाई दी। इंजन चालू होता है। 30% इंजन शक्ति पर। जहाज हवा में ऊपर उठ रहा है। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर। जैसे ही उसने 100 मीटर कहा, ज़ेरास ने बटन से अपने हाथ हटा लिए, क्योंकि अंतरिक्ष यान हवा में खड़ा था। 1000 किलोमीटर की स्कैनिंग मोड सक्रिय करें। ज़ेरा की आवाज़ जहाज में गूंजी। स्कैनिंग मोड सक्रिय हुआ। 100 किलोमीटर की स्कैनिंग शुरू हुई। 1000 किलोमीटर तक स्कैनिंग सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। ज़ेरास के सामने एक हरे रंग की छवि दिखाई दी जब उसने लाल रंग की अंतरिक्ष यान की ड्राइंग को देखा, जो उसे और उसके चारों ओर लगभग 100 नीले रंग की अंतरिक्ष यान को दर्शाती थी, जो उसके चारों ओर स्थित थीं। रडार के सबसे आगे एक विशाल अंतरिक्ष यान देखा जा सकता था, जिसका आकार उसके अपने अंतरिक्ष यान से दोगुना था। 1.00 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बधाई। अब धीरे धीरे मेरे पीछे आओ और दूसरे छात्र के अंतरिक्ष यान से टकराने से बचो। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज़ साइड होलोग्राफिक से गूंजी जब ज़ेरास ने रडार को पकड़ा और देखा, जहां विशाल अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा जा सकता था।
उसके हाथ नियंत्रण की ओर बढ़े, जैसे ज़ेरास ने उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष यान भी आगे बढ़ने लगा। आप अपने सामने वाले अंतरिक्ष यान से 20 मीटर दूर हैं। आपके बाएं और दाएं अंतरिक्ष यान से 21 मीटर और आपके पीछे अंतरिक्ष यान से 20 मीटर। रडा की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे प्रशिक्षक मोनिका के अंतरिक्ष यान के साथ सैकड़ों अन्य नए कैडेटों का अनुसरण किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद 9:14, आप सभी एक दूसरे से टकराए बिना और अपनी गति बनाए रखते हुए मेरे पीछे चलने में सक्षम थे। आपको अपने लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि आपने सेकंड शुरुआती स्तर की ड्राइविंग पूरी कर ली है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब ज़ेरास ने हवा में कहा, ताली, ताली, ताली। उसने अपने हाथों को नियंत्रण से दूर करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह ऐसा करता तो कुछ भी नहीं होता। अब जब आप इसे सहजता से करने में सक्षम हैं, तो क्या हम लेवल 3 शुरुआती स्तर पर आगे बढ़ते हैं। मैं 60 किलोमीटर घंटा की गति से आगे बढ़ूंगा और आप सभी को मेरे साथ बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने चारों ओर एक कृत्रिम रडार अवरोध बनाया है। मुझसे सबसे दूर वाला व्यक्ति 50 मीटर की दूरी पर है। रडार बैरियर 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप मुझसे 100 मीटर पीछे न रहें और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास किसी अंतरिक्ष यान से न टकराएं। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने रडार को देखा और एक नीला बैरियर दिखाई दिया जो उसके बहुत पीछे था। तो वह नीला बैरियर है। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं इसके संपर्क में न आऊं और दूसरों से न टकराऊं, बस। ज़ेरस ने कंट्रोलर को पकड़ लिया और उसे आगे की ओर खिसका दिया, जिससे स्पेसशिप की गति बढ़कर 55 किलोमीटर घंटा हो गई, जो इंस्ट्रक्टर मोनिका की स्पेसशिप की गति के बहुत करीब थी। चूंकि इंस्ट्रक्टर मोनिका की स्पेसशिप 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही थी, इसलिए अगर वह उनकी यात्रा की गति के करीब चला जाए और अपनी स्थिति को ठीक से बनाए रख पाए, तो वह पीछे नहीं रहेगा। ज़ेरस ऐसा सोचने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सभी छात्र भी इंस्ट्रक्टर मोनिका की यात्रा की गति के करीब या उसी गति से चले गए, सफलतापूर्वक उनसे बहुत दूर जाने और दूसरे छात्र की स्पेसशिप से टकराने से बच गए। प्रशिक्षक मोनिका ने लगातार अपनी स्पेसशिप की गति को 120 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाते हुए प्रशिक्षण जारी रखा और छात्र अभी भी हैक सीखने में सक्षम थे। अब जहां आप हैं वहां से 50 मीटर की दूरी पर रुकें और धीरे धीरे नीचे उतरें। ज़ेरस ने स्पेसशिप को आगे बढ़ाया और एक बार जब वह निशान पर पहुंच गया, तो उसने नियंत्रण को वापस उसके शुरुआती बिंदु पर खींच लिया जिससे वह रुक गया, और बैंगनी रंग के बटन को भी दबाए रखा जिससे स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे उतर सका। जैसे ही अंतरिक्ष यान 1 मिनट के लिए फिर से बिना हिले डुले जमीन पर उतरा, उसका इंजन बंद हो गया और एक आवाज़ गूंजी, ऑटो इंजन बंद हो गया। बधाई हो और अपनी गांड उस सीट से दूर करो। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने सेफ बेल्ट का बटन खोला और अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गया। आप सभी ने शुरुआती प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, प्रशिक्षक मोनिका ने जोर से कहा, जैसे ही नए कैडेटों की जय जयकार गूंजी और ज़ेरा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा, इससे पहले कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के किसी छात्र द्वारा धमाका करूं। कृपया, मैं केवल एक मंच लेखक हूं। और अरे, यह एक उन्नत अंतरिक्ष यान है। इसे चलाने के तरीके निश्चित रूप से सामान्य रूप से चलाने के तरीके से अलग होंगे, इसलिए मैं गलत नहीं हूं, बस मजाक कर रहा हूं। 80 वह क्या है? आप सभी ने शुरुआती प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, प्रशिक्षक मोनिका ने जोर से कहा, जब नए कैडेटों की जय जयकार गूंज उठी और ज़ेरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। ज़ेरास ने भी हाथ उठाकर ताली बजाए। नोव एल बी JNN। चूंकि आप सभी अंतरिक्ष यान चलाने में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कम से कम इस करियर में जीवित रहने की आपकी उम्मीदें हैं। इसलिए ड्राइव से परिचित होने के लिए आपकी कक्षाओं के शेष 2 घंटे रेगिस्तान में ड्राइविंग करके आपकी परिचितता बढ़ाने में व्यतीत होंगे, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे नए कैडेट के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो अपने हाथों में खुजली महसूस किए बिना नहीं रह सके। मुझे पता है कि आप सभी उत्साहित हैं और इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आपको कुछ चेतावनियां देनी चाहिए। सबसे पहले, इस जगह से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर गाड़ी न चलाएं। 2000 किलोमीटर से आगे आप रेगिस्तान के म्यूटेंट जानवरों के संपर्क में आने लगेंगे। मेरा विश्वास करें, आप इतनी जल्दी उनसे पार नहीं जाना चाहेंगे। दूसरी बात, आपको दुर्घटना की स्थिति में एक संपर्क कार्ड ढूंढ दिया जाएगा। जब आपको कोई समस्या आए, तो सेफ बटन का उपयोग करके स्पेसशिप से बाहर निकलें और फिर कार्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दें। मैं 1 मिनट से भी कम समय में आपके पास पहुंच जाऊंगा, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जब सभी छात्रों ने एक कार्ड लिया और धीरे धीरे गाड़ी चलाने से पहले एक स्पेसशिप में प्रवेश किया। ज़ेरास ने भी कार्ड उठाया, उसे उत्सुकता से देखा क्योंकि वह उस पर खींची गई अजीब रेखाओं को देखे बिना नहीं रह सका, जो अजीब तरह से मैना से भरी हुई थी, हालांकि यह बहुत कम मात्रा में थी।
उसने तुरंत कार्ड को अपनी सामने की जेब में डाल लिया और एक बार फिर स्पेसशिप में प्रवेश किया। हरे बटन को दबाते ही और कंट्रोलर को आगे बढ़ाते ही ज़ेरास हवा में ऊपर चढ़ गया और वह तुरंत ही इंजन से निकलने वाली बची हुई बैंगनी ऊर्जा के बीच दूर तक गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्पेसशिप पार्क से 1900 किलोमीटर दूर एक स्पेसशिप हवा में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। कभी कभी यह अचानक गति से आगे की ओर बढ़ जाता था, जबकि कभी कभी यह एक खास लय में ऊपर नीचे होता था। ज़ेरास को लगा कि वह अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा है, क्योंकि वह हवा में उड़ने के एहसास में खुद को शामिल कर रहा था। स्पेसशिप के साथ किए जाने वाले सभी तरह के करतब पहले ही किए जा चुके थे, क्योंकि ज़ेरास को लगा कि वह आसानी से स्पेसशिप को अपने हाथों का इस्तेमाल करके चला सकता है। कई बार वह रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया, लेकिन वह हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले जल्दी से वापस उठने में कामयाब रहा। रेगिस्तान का नज़ारा जहां तक वह देख सकता था वहां तक फैला हुआ था। हवा की लहरें अंतरिक्ष में चारों ओर फैल रही थीं, जिससे जगह जगह रेत उड़ रही थी। भले ही यह शांत था और केवल एक पेंटिंग थी, लेकिन उसने अंतरिक्ष यान को चलाते हुए दृश्यों का आनंद लिया। बस अंतरिक्ष यान के चारों ओर घूम रहा था। ज़ेरास कुर्सी पर वापस बैठ गया और समय देखा और कक्षा समाप्त होने में केवल 10 मिनट और थे। चलो वापस चलते हैं, ज़ेरास ने धीरे धीरे अंतरिक्ष यान को मोड़ते हुए कहा, जब अचानक दूर से कुछ उसकी नज़र में आया। जब उसने रेत को अचानक अजीब तरह से उठते देखा। कोई इसे हवा के कारण एक और रेत की लहर के रूप में ले सकता है, लेकिन ज़ेरास नहीं, क्योंकि लगभग 2 घंटे तक रेत की लहर को देखने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि रेत की लहरें अनियमित रूप से चलती हैं और जल्दी से वापस रुक जाती हैं। लेकिन हालांकि यह थोड़ी दूर थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उसकी दिशा के करीब आ रही थी। ज़ेरास ने अजीब घटना के कारण एक भान उठाए और जोर से कहा, 1000 किलोमीटर तक रडार सक्रिय करें। 1000 किलोमीटर तक रडार सक्रिय है। एक वस्तु अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ती हुई पाई गई है। वस्तुओं को स्कैन किया जा रहा है। स्कैन पूरा हो गया है। एक जीवन रूप का पता चला है। जीवन रूप मिला है। एक उल्का रैंक रैटलस्नेक जानवर अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ता हुआ पाया गया है। ज़ेरास चौंक कर वहीं बैठा रहा और एआई की आवाज़ गूंजी, आ उल्का रैंक स्टेज बीट। लहर की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, क्योंकि उसने पाया कि यह सिर्फ आधे मिनट में उसे पकड़ लेगी। अरे, मैं अभी 2000 किलोमीटर के निशान पर नहीं पहुंचा हूं। ज़ेरास ने तुरंत कार्ड निकाला और उसे अपने हाथों में कुचल दिया। ऐसा करने के बाद उसने तुरंत नियंत्रण को आगे बढ़ाया, क्योंकि अंतरिक्ष यान भयानक गति से शिविर की दिशा में वापस चला गया। जीवन रूप अंतरिक्ष यान से 100 किलोमीटर दूर है। अब 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किमी, 10 किलोमीटर। ज़ेरा के सिर पर एक नस उभरने पर एआई की आवाज़ गूंजी, तेज। ये भयावह रूप से तेज था। ज़ेरास को अचानक लगा कि उसके पूरे अंतरिक्ष यान पर एक विशाल छाया पड़ गई है, और जब उसने अपने पीछे देखा तो उसके जबड़े जमीन पर गिर गए और उसके सारे बाल खड़े हो गए। यह क्या बकवास है? ज़ेरास ने अपने पीछे देखा और उसने आवाज़ के ऊपर से एक विशालकाय सांप का सिर देखा, जिसकी लाल आंखें पहले से ही अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थीं। किसी को पता होना चाहिए कि वह बालों में लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, फिर भी सांप का सिर अंतरिक्ष यान के ठीक पीछे था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि अंतरिक्ष यान का आकार क्या था। बूम! ज़ेरास को लगा कि कुछ उसे मारा है और अंतरिक्ष यान तुरंत जमीन पर गिर गया। ज़ेरास ने अपने डर को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और उसके दिमाग ने पूरी गति से काम किया, इससे पहले कि उसकी आंखें सिकुड़ जाएं और उसकी आंखों में एक भयावह शांति चमक उठे। उसे पता था कि उम्मीद है, क्योंकि उसने पहले ही उसे कुचल दिया था। कार्ड लगभग 30 सेकंड पहले था और प्रशिक्षक मोनिका जल्द ही 30 सेकंड से भी कम समय में यहां आ जाएगा। उसे बस 30 सेकंड के लिए रुकना था। ज़ेरा के हाथ सुरक्षित बेल्ट की ओर बढ़े और उसने इसे अनलॉक किया, इससे पहले कि उसके हाथ अपनी सीट की तरफ बढ़े, और उसने अपना हाथ सुरक्षित बटन पर पटक दिया। अंतरिक्ष यान के ऊपर से तुरंत एक छेद खुल गया और एक आकृति तुरंत उसमें से बाहर फेंक दी गई। काबूम! रेगिस्तान में एक भयंकर विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष यान जमीन पर गिर गया और तुरंत आग में बदल गया, क्योंकि इसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। ज़ेरास ने आखिरी सेकंड में पैराशूट की सहायता से धीरे से जमीन पर उतरा और जल्दी से उसे अपने कंधे से हटा दिया। हालांकि वह अंतरिक्ष यान के साथ टकराने से सफलतापूर्वक बच गया, जिसने निस्संदेह उसे कोयला बना दिया होता। वह जानता था कि उसके आसपास एक और भी बड़ा दुश्मन है। रेगिस्तान में अजीब तरह से मौत जैसी शांति थी, जिससे वह और भी घबरा गया, क्योंकि डर के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अज्ञात का डर।